देखो बेटा, इसके क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। पहला है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम जो रिबन होता है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है ना। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है, क्यों करते होंगे। मैग्नीशियम रिबन होता है इस प्रकार का, हम आप लोगों को लैब में दिखाएंगे। मैग्नीशियम रिबन ऐसे बना हुआ रहता है ना। और इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्यों करते होंगे ऐसे, साफ क्यों करने की जरूरत क्या पड़ती होगी इसको। क्योंकि वो अच्छे से जले और जो उस पे धूल या हाँ, किसी गैस की परत बनी हो। हाँ, उसमें कोई और परत बनी हो तो उसको साफ करने के लिए, है ना। तो इसको हमने सिंपल ही कहा कि मैग्नीशियम पर जमी धूल हो गई, मिट्टी हो गई, नमी हो गई, और मेन था इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। मैग्नीशियम क्या करता है, वायु से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ताकि वो आसानी से जले। कौन सी परत होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या करता है ना, मैग्नीशियम जैसे खुला रहेगा तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है बेटा, और ऑक्सीजन से क्रिया करता हुआ क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया। इसकी परत को हटाने के लिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना, इसकी परत को हटाने के लिए, ठीक है ना, इसकी परत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, है ना। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो उसका कारण है, मैग्नीशियम पर जमी धूल हो गई, धूल तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, एक धूल हो गई, मिट्टी हो गई, नमी हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। मैं किसकी परत, किसकी परत बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जलाने से पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड की जो परत होगी, ठीक है ना, उसको हटाएंगे, और ताकि वो क्या हो जाए, आसानी से जले। तो ये आंसर है बेटा। देखो, इसके पीछे हमने बहुत सारी कोशिश की। देखो जैसे है, मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम एक बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बहुत रिएक्टिव है। इसकी इंफॉर्मेशन, ये तो खैर आंसर आपको इतना ही लिखना है, आंसर केवल कितना ही लिखना, इतना लिखना, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए है ना, कि मैग्नीशियम क्या है, एक बहुत अभिक्रियाशील धातु है। कैसी धातु है, अभिक्रियाशील, बहुत अभिक्रियाशील है ना। जब लंबे समय तक हम क्या करते हैं, समय तक हवा के संपर्क में रहता है मैग्नीशियम, तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन से के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। क्या करता है, धीमी गति से अभिक्रिया करने लग जाता है, किससे, हवा से, है ना। और क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है ना। देखो, अब जैसे देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हवा के संपर्क में रहने पर क्या कारण क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद और सुरक्षात्मक परत जमा हो जाती है। ये नहीं लिखना आपको आंसर में, समझना क्यों है ना। देखो, ये जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद क्या होगा, जब उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है तो ये क्या करता रहता है, देखो यहाँ ऑक्साइड की परत काफी स्थिर होती रहती है, और मैग्नीशियम को हवा में ऑक्सीजन के साथ सीधे संपर्क में आने से रोकती है ना। और इस यदि हम इसे बिना साफ की जलाएंगे तो आसानी से नहीं जलेगा, बिना साफ किए इसको जलाएंगे तो आसानी से नहीं जलेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं इसको, इसलिए इस पर जलाने से पहले इसको रेग मार्क होता है बेटा, है ना, रेग मार्क से रगड़ करके इसको साफ किया जाता है, ताकि वो ऑक्साइड की परत हट जाए और शुद्ध मैग्नीशियम बाहर निकल आए और आसानी से जले, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही है, पर आपको आंसर कितना लिखना है, इतना ही, जो ऊपर वाला लाइन है ना। ये तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। दूसरा बेटा, इसमें देखो, इस अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए इसके लिए। बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताना, क्योंकि आप लोग जानते हैं सब। क्या करना है, H2O plus Cl2 हम्म, H2 + Cl2। देखो, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2। क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2। और हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या लिखते हैं, एक हाइड्रोजन है और क्लोराइड है। हाइड्रोजन का क्या प्रतीक होता है बेटा,
हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, चिन्ह क्या होता एच। है? एच होता है। और क्लोराइड का? हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, क्लोराइड का क्या होता है प्रतीक? जैसे क्लोरीन का Cl2 है, क्लोराइड का क्या होता है? Cl। हो गया HCl। ठीक है ना? अब इसमें देखो, यहाँ दो दो है, यहाँ एक एक है, तो इसमें दो का चिन्ह लगा दो, भाई हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना? लेकिन हमने इसके लिए क्या क्या करना है? इसके लिए हमारे पास स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? बॉक्स बनाना। क्या करना है? बॉक्स बनाया ऐसे कर। फिर क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी संख्या उसको संतुलित करते हैं, तो यह दोनों सब समान थे, है ना? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद रखेंगे। जैसे ये पॉइंट्स, 7 चरण देखो। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना, तो बॉक्स बना दिए। विभिन्न परमाणुओं की सूची बनाना, इनकी सूची बनाएंगे, है ना? तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर तत्व लिखेंगे। अभिकारक में कितने, उत्पाद में कितने, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना? अभिकारक में कितने हैं, ऐसे बनाते हैं ना, अभिकारक में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं, है ना? यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ है, एक यहाँ है ना? यहाँ पर भी देखेंगे एक यहाँ है, एक यहाँ है। लेकिन जब सॉल्व करेंगे, सॉरी, यहाँ दो होंगे, अभिकारक में दो दो है ना? अभिकारक में कितने हैं, दो दो है। अभिकारक में दो दो, उत्पाद में एक एक, तो यहाँ क्या करेंगे, दो का गुणा कर देंगे, है ना? इस प्रकार से फिर क्या करेंगे, उनकी संख्या को देखेंगे, संख्या दोनों में बराबर है, संख्या कले बनाएंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले अभिकारक को संतुलित करेंगे। फिर क्या करेंगे, संतुलित अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे, तो ये हमारे सारे तत्व संतुलित हो गए, है ना? फिर क्या करेंगे, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर संतुलित हो जाएगी रासायनिक समीकरण। फिर भौतिक अवस्था लिखेंगे। भौतिक अवस्था कैसे आ जाएगा? जैसे H2 है, ये गैस है, C प्लस Cl2 है, ये भी गैस है, ठीक है ना? दोनों मिलाकर के क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल HCl बन गया, है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ये भी गैस है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम उनकी अवस्थाओं को लिख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया बेटा पहले से। लेकिन हमने क्या याद करना है, मेन ये वाला याद करना है, यानी कि H2 हाइड्रोजन को लिखेंगे, Cl2 लिखा, और इज इक्वल टू क्या बना, 2 मॉलिक्यूल HCl बन गया। बस ये हो गया हमारे पास संतुलित, है ना? इतना ही करना है, ये तो याद रखने, ये स्टेप याद रखने, मेन हमारा समझना ऊपर वाला। अब इसको करो तो बेटा, इसको एक एक चीज लिखनी है आप लोगों ने। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हुआ? BaCl2। हम्म, ध्यान रखना, क्या लिखोगे? बेरियम की जो संयोजकता होती है बेटा, वो दो होती है। बेरियम लिखते हैं Ba, और क्लोराइड वैसे होता है Cl। क्लोराइड क्या होता है? Cl। लेकिन इसकी दो संयोजकता है, और क्लोराइड की एक संयोजकता है। इसके साथ इसके पास दो है, इसके पास एक है ना? मान लीजिए इसके पास दो प्लस, इसको समझ लो थोड़ा, है ना? हम BaCl2 क्यों लिख रहे हैं? देखो इसके पास दो प्लस है, और क्लोरीन के पास क्या होता है, एक माइनस होता है। एक Cl जोड़ेंगे तभी इसके पास एक प्लस बच रहा है, इसके पास दो माइनस जोड़ेंगे ऐसे, तब होता है बेटा BaCl2। अच्छा, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? सोडियम की होती है एक, याद रखना, है ना? और क्लोराइड की एक, तो इसलिए एक, इस सोडियम के साथ एक क्लोराइड जुड़ता है, इसलिए क्या होगा, BaCl2 को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, NaCl हुआ। एल्यूमिनियम की कितनी होती है? तीन संयोजकता होती है बेटा। कितनी होती है? तीन। और क्लोरीन की होती है एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, इसलिए इससे तीन क्लोरीन जुड़ते हैं, तभी क्या हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? इसलिए जो है इनकी संयोजकता के आधार पर इनकी फॉर्मूले होते हैं। अभी आगे वाले चैप्टर में यही है तुम्हारे पास, है ना? तो चलो ठीक बताया इसने। बेरियम क्लोराइड का हुआ BaCl2। अभी तो हमने याद किया हुआ है ना, अभी आगे समझेंगे हम इसको। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है? Al2SO4। कि ऐसा कुछ होता है, होल थ्राइस। हाँ, Al2SO4, और इसकी क्या होगा, होल थ्राइस, इसका होल थ्राइस होगा, ये है। ए वाला हो गया एल्युमिनियम, ठीक है ना, सल्फेट SO4, हम इसको लिखेंगे AlSO4 लिख सकते थे। अब हमने उस संयोजकता के आधार पर देखना, तो ये 2 आता है, और इसमें होल थ्राइस, क्योंकि इसमें कितने बताया मैंने अभी, Al की होती है 3 प्लस चार्ज। Al पे कितने होते हैं, 3 प्लस, एक दो तीन। दूसरे Al पे भी दो है ना इसमें, Al पे 3 प्लस चार्ज, एक दो तीन, है ना? SO4 पे होते हैं 2 माइनस चार्ज। SO4 पे कितने होते हैं, 2 माइनस चार्ज। देखो यदि हम एक जोड़ते
तो इसमें फिर भी एक बच जाता है, क्योंकि 2 माइनस 2 को खत्म कर देता है, फिर भी एक बच रहा था। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, एक SO4 और लिया, तो इसने क्या किया, 2 को खत्म कर दिया, लेकिन तब भी 2 बचे हुए, एक इसके पास बचा हुआ, एक इसके पास, इसलिए तीसरा वाला जुड़ा SO4 है ना। तो इसलिए हमने इसको लिखा Al2SO4 की होल साइज। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मजेदार चीजें है ना। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट। BaSO4। बिल्कुल, देखो, अब Ba पे 2 पॉजिटिव होते हैं और SO4 पे 2 नेगेटिव, इसलिए BaSO4 हो गया। और इसके क्या होगा, AlCl2। AlCl2 होगा। Al पे कितने चार्जेज हैं, 3 है ना, 3 Cl जुड़ेंगे बेटा इसमें, 2 तो इसमें होते हैं Ba पे। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितने चार्जेज है ना। अब देखो, ये हमारे पास रिएक्शन आप लोगों ने लिख ली है ना, इस रिएक्शन को लिख लिया, लेकिन इसको संतुलित करना है, हमें तो संतुलित रासायनिक समीकरण चाहिए। संतुलित कैसे होगा, संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बना लो बॉक्स, पहला काम ये हो गया। सबसे पहले यही काम करना आप लोग, बॉक्स बनाए है ना, सब पे देखेंगे बॉक्स बनाए। अब इनमें संख्याएं देख लेते हैं, ठीक है। पहले बी ए की देखते, तो बी ए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। SO4 देखते हैं, SO4 यहाँ बेटा 3 है, SO4 3 है, यहाँ कितना है, एक है, इसका मतलब हमें 3 करने पड़ेंगे, यहाँ 3 लगाने पड़ेंगे, क्यों है, 3 है ना SO4, यहाँ एक ही है, तो 3 कर देते हैं, बराबर हो गए है ना, SO4 बराबर हो गए। एल्युमिनियम देखेंगे, या 2 है या एक ही है, तो यहाँ 2 करके देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन और Ba को, तो Ba देखेंगे, जब यहाँ 3 हुआ तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर यदि हम तत्वों को, दूसरा काम है ना तत्वों की वो बनाना, तत्वों सारणी बनाना, तो तत्वों में आप देखो, तत्वों में क्या हुआ, हमारे पास बेरियम था, फिर उसके बाद क्या था, क्लोरीन था, उसके बाद हमने एल्युमिनियम देखा, एल्युमिनियम के बाद हमने SO4 एक साथ लिख लेते हैं, वैसे अलग अलग लिखना है ना, ऐसा अलग लिखना है, वो अलग लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद अभिकारक में देखेंगे, रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में देखेंगे, अभिकारक में यहाँ था एक, यहाँ प्रोडक्ट में एक था, यहाँ फिर क्या हुआ, क्लोरीन कितना था, क्लोरीन यहाँ 2 थे, यहाँ कितने थे, यहाँ 3 थे, यहाँ कितना था एल्युमिनियम, एक, एल्युमिनियम दोनों तरफ एक एक, यहाँ 2 थे, यहाँ एक था। फिर देखेंगे सल्फेट आयन, यहाँ कितने थे, 3 थे, यहाँ एक था। तो हमने सबसे पहले सल्फेट को किया, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, देखो 3 पूरे हो गए है ना। जैसे 3 हुआ, तो उससे क्या हुआ, बेरियम भी 3 करने पड़े है ना, बेरियम यहाँ 3 हो गए, प्रोडक्ट में 3 हुए, तो यहाँ भी कितने हो गए, 3 हो गए है ना, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद क्लोरीन को देखेंगे, और सारी संख्याएं हमारी बराबर आ जाए, फिर लास्ट में हम प्रोडक्ट देखेंगे। ये है बेटा इसका, यदि हम इस टाइप से देखेंगे, दूसरा चरण अलग अलग तत्वों को देखना है ना, आ जाएगा नहीं। हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा भी कर सकते हैं, सीधे ऐसे करें, ठीक है ना, वहां ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हम बाद में ऐसे कर सकते हैं, बोर्ड में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं बेटा, कि पहले इसको बॉक्स बनाना है ना, सीधे आप लोगों को यदि सही आ गया तो आप सीधे लिख सकते हैं 3BaCl2 प्लस Al2SO4 की होल थ्राइस, ठीक है ना, और इज इक्वल टू क्या आएगा, 3BaSO4 पर आना चाहिए सही, और प्लस क्या होगा, 2AlCl3, ये हो, है ना। नेक्स्ट ये भी देखेंगे बेटा इसमें, ये तो हमने वो लिखे हैं, नेक्स्ट ये बताओ इसका क्या होगा, ये तो सरल है, सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। बिल्कुल Na, जल का H2O। H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na2OH। ना, सोडियम का क्या होता है Na,
और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। 2 देखो बेटा, इसकी वैलेंसी 1, इसमें 1 OH जुड़ेगा। जिसकी 2 वैलेंसी होती है, जैसे Ba की, Mg की, है ना, एक कैल्शियम की, इनमें सब में 2-2 जुड़ते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 होती है। ये याद रखना आपको। जिसकी वैलेंसी 1 होगी उसमें 1 जुड़ेगा। अब माना K के साथ जोड़ोगे तो 1 ही जोड़ोगे, क्योंकि K की वैलेंसी 1 है ना? ये वैलेंसी के आधार पर होगा। तो क्या होगा, Na और OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, H H2, हाइड्रोजन गैस के रूप में, है ना? अब देखो बेटा, बराबर करने में, यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं, बाकी तो सब ठीक हो रहे हैं, हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा है। यहाँ देखो, 2 हाइड्रोजन ही हो गए, 2 और 1 3 हो गए, यहाँ 2 ही है ना? तो हमने क्या करना पड़ेगा, 2 लेने पड़ेंगे। 2 लेंगे तो इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करेंगे तो ये भी 2 होगा, है ना? तो देखो यहाँ पर 2s2 ले लेंगे। अब देखो, 2 NaOH हो गए और हाइड्रोजन 2 निकल गए, है ना? पूरे हो गए। देखो, 2 ही हो गए, 2 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 आ गए, सोडियम हो गए। इस प्रकार से हो जाएगा संतुलित, है ना? ऐसे करके हम इसको संतुलित कर सकते हैं। आप लोगों को करना है संतुलित, ठीक है? ये बुक के क्वेश्चन है बेटा। अब इसको लिखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उनकी अवस्था और संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये दे रखे हैं। जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट की विलयन, किसके, सोडियम सल्फेट के विलयन, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा बेटा। पहले कैसे, पहले देखो, जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड हमें क्या लिखना पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम, और ये आएगा क्लोराइड। पहले ऐसे लिखते हैं, है ना? ये जल में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्वस लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट, फिर इनका क्या प्लस क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट, ठीक है बेटा। फिर इज इक्वल टू, देखो अभिक्रिया हुई इन दोनों में, है ना, करके क्या बनाया इसने, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ऐसा लिखना है आप लोगों ने, तब समझ में आ जाता है ना। सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तथा क्या बनता है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम बेरियम सल्फेट। अब रिएक्शन लिखें, बताओ क्या होगा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 वेरी गुड, BaCl2 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये एक्वस हो गया ना, प्लस सोडियम सल्फेट का NaSO4 NaSO4। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख, यानी यहाँ पर क्योंकि SO4 2 माइनस वाला होता है और A 1 प्लस वाला होता है, तो यहाँ पर हमें Na2SO4 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जैसे सोडियम की एक वैलेंसी होती है, इसकी 2 वैलेंसी होती है, तो इसको मिलाना है ना? तो सोडियम सल्फेट का हो गया Na2SO4, है ना? इज इक्वल टू क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता NaCl2 है, NaCl2 लिखेंगे। यहाँ तो 2 थे ना बेटा इसके, इसलिए हमने 2 जोड़ा इससे, इसका भी 1 है, इसकी बैलेंस 1 है, ये याद रखना पड़ेगा। तो NaCl होगा। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl। उसके बाद बेरियम सल्फेट, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलतियां होगी तो कोई दिक्कत नहीं। बेरियम का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल। अब देखो बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, SO4 भी 2 होता है और B1 का भी 2 होता है, इसलिए बराबर हो गया, तब जरूरत नहीं है हमें 2 लिखने की, है ना? तो ये हो गया। अब देखो, बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है ना? SO4 तो ठीक है, और भी हो रहा कुछ, हाँ। तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं यहाँ। तो 2 लिखने से क्या होगा, 2 Na हो गए, 2 Na हो गए, है ना?
Cl2 यहाँ हो गया, Cl2 यहाँ हो गया, ठीक हो गया। SO4 एक हो गया, एक हो गया। Ba एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो बैलेंस हो गया, इतने से बैलेंस हो गया, इतने से भी बैलेंस हो गया। और ये हमारे पास अवक्षेप है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आ जाएगी, ये हमारे पास, हाँ ये बैलेंस नहीं की हुई है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है हमने, तो ये तो कंकाली रासायनिक समीकरण, ये क्या है, ये कौन से रासायनिक समीकरण है हमारे, कंकाली। और यदि हम इसको संतुलित करेंगे तो संतुलित क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल NaCl यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 जोड़ देंगे। पहले हमारा काम होगा बॉक्स बनाना, है ना। तो ऐसे आने लगेगा, अब रिएक्शन ऐसे आएगी आपके पास, है ना, लंबा लिख करके आएगा और उसको कंप्लीट कर। चलो इसको देखो, इसको करो तो आप, तब मुझे लगेगा आप लोगों को आगे। ये बहुत सारा जल्दी हो जाएगा बेटा, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट जल्दी कर लेंगे, है ना। अभी तो 15 दिन भी नहीं हुआ। बताओ बेटा क्या हो सकता है? आप बोलो क्या लिखना है मैंने। अभी कह रहा क्या क्या लिखना है इसमें, इस लाइन को पढ़ो ना, देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, क्या लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया, इसका मतलब ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें क्या होता है ना कि ये जो रासायनिक समीकरण है, ये इतनी लंबी कहानी को छोटा सा बना देते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है ना, और जल में लिखा, जल का मतलब इसमें एक्वस कर देते हैं, ये हो गया। प्लस क्या कह रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया। ये भी किस में है बेटा, ये भी जल में है ना, चाहे इसको जल लिख लो अभी, है ना, ये जल में। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं देखो, अब वो कह रहा है इस अभिक्रिया की तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा, सोडियम और क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया। और तथा जल बनाते हैं, तथा जल बनाते हैं, ये दो। अब देखो इसको हमने, इतनी बड़ी लाइन को हमने फिर एक ही लाइन में कर दिया, इसको भी हम और सरल कर रहे हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रतीक सूत्र क्या होता है, बताओ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, सोडियम का क्या होता है, Na और हाइड्रोक्साइड का, OH बिल्कुल। जब अलग अलग बोल रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, तो हमें अलग अलग ही देखना है। सोडियम को बोलते हैं हम Na, और हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH। और ये कैसे, एक्वस है, जलीय है। देखो इतनी बड़ी कहानी को हम एक रिएक्शन में लिख रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन से है ना। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है HCl। ये भी कैसे है, जल है, एक्वस है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बना, इसका नाम क्या होगा, NaCl बिल्कुल यहाँ पर आएगा, Na हो गया सोडियम, और क्लोराइड हो गया Cl। और जल का, जल का सूत्र क्या होता है, H2O बिल्कुल H2। ठीक है ना, तो देखो हमने रिएक्शन लिख दी, इतनी बड़ी कहानी थी यहाँ पर, और इसको हमने एक रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, रिएक्शन बना दी। यहाँ पर इस टाइप से रिएक्शन होगी। तो
जो रासायनिक समीकरण है एक लंबी मतलब सैद्धांतिक रूप को हम प्रैक्टिकल यहाँ पर ही देख सकते हैं। छोटे से देखो, अब यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और HCl एक्वस को मिला करके सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ साथ में जल बनेगा। बैलेंस है बेटा, ये संतुलित है। देखो यहाँ Na है, एक है, यहाँ एक है, यहाँ और यहाँ पर OH है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक तो है, एक हाइड्रोजन ही हो गया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है पूरा, तो ये बैलेंस हो गई। इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना, इसको हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, ये बैलेंस है, ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। देखो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। NaCl क्या होगा, सॉलिड होगा, H2, इस प्रकार से। अब ऐसी रिएक्शन आप लोगों के पास आ सकती है ना। इसको देखो बेटा, एक है, इस क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन तुम्हारे बुक के। ये कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में क्या होता है। सफेदी करने में किसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड। हम्म चूने का उपयोग करते हैं, है ना। अब देखो ये कह रहा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा, किसी पदार्थ X, X मैंने कोई पदार्थ है, हमें नहीं मालूम है, कह रहा है ना, के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। X पदार्थ का नाम बताओ और सूत्र लिखो। तो इसने तो बता ही दिया, नाम तो इसका क्या था बल, कैल्शियम, क्या था बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। और सूत्र क्या यस है, सर। हाँ सूत्र क्या CaO। है, वेरी गुड, देखो सब कुछ बता दिया इसने, है ना। अब कह रहा है देखो, ऊपर कुछ फर्स्ट में लिखे गए एक्स की जल से अभिक्रिया करवाओ। वो कह रहा है जो एक्स, ये जो है हमारे पास एक्स हमने लिखा, इसकी जल से अभिक्रिया करवानी, तो CaO की जल से अभिक्रिया, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा इसमें, जब CaOH का होल ट्वाइस। बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुझा वजन, बस। और ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, है ना। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। देखो इस, देखो एक्स पदार्थ का नाम शुष्क चूना है ना, ये हम कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका सूत्र क्या होगा, CaO, है ना। उसके बाद दूसरा देखेंगे, जल से अभिक्रिया करके क्या बना दे रखो, देखो CaO के साथ अभिक्रिया करवाई, H2O की, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है ना। दो पार्ट में, पहले उसका नाम और बताना था, दूसरे पार्ट में उसकी रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको, इसका फॉर्मूला लिख लिया। हो गया बेटा, आप लोग बढ़िया बच्चे हो गए। अब बताओ बेटा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो उसका रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदलता हो। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता क्या है, कि जब हम एक आयरन की, माने लोहे की कील को लेते हैं, और कॉपर सल्फेट, क्या फॉर्मूला क्या है बेटा कॉपर सल्फेट का, क्या फॉर्मूला था कॉपर सल्फेट, CuSO4। वेरी गुड, देखो अच्छे बच्चे। कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, क्या होता है, CuSO4। अभी तो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना इसका, अभी तो बहुत सारे चैप्टर हैं, और वहां आप लोग ये जान चुके पहले चैप्टर में, तो आप लोगों को आसान होगा। देखो हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, क्या लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने एक लोहे की कील को डुबाया। हुआ क्या, कि लोहा क्या होता है, Fe होता है, आयरन होता है ना, और एक कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। ये कॉपर, ये क्या करता है, आयरन, आयरन ज्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में, इस कॉपर की। तो ज्यादा क्रियाशील होने से ये क्या कर देता है, इसको यहाँ से हटा देता है, और ये क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बना देता है, CuSO4 बना देता है। और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cu अलग हो जाता है, और ये Cu जा करके इसकी, इस पर जमा हो जाता है, किस पे, इस, जो हमारे पास आयरन की कील है ना, इस पे जमा हो जाता है कॉपर। तो कॉपर कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। इसमें हल्का भूरापन आ जाएगा, किसमें, इस कील में। और इसका जो रंग है ये थोड़ा सा कैसे हो जाएगा, अलग कलर हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा, नीले से थोड़ा नीला कम हो जाएगा, है ना।
इसलिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग निकल गया, तो ये तो भूरे रंग का हो जाता है ना। विलयन, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो इसी के कारण बदल जाता है ना। अब इसको समझ लेते हैं कैसे हुआ होगा। देखो इसको लिखना कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है ना। जब ये लोहे की कील, देखो लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है, तो लोहा कॉपर, देखो लोहा कॉपर की जगह, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, विस्थापित कर देता है ना। और ये देखो ये किस प्रकार से, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो घोल का रंग है नीले से बदलकर हल्का हरा हो जाता है। नीले रंग का था और कैसे हो गया, हल्का हरा हो गया, है ना। और क्योंकि अब वहां फेरस सल्फेट बन गया, हल्का हरा होने का मतलब वो क्या हो गया, फेरस सल्फेट बन गया। ठीक है ना। तो देखो लोहे की कल, जो कील है वो कैसे रंग की हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाएगी, है ना। और समीकरण ये आ जाएगी, ये हमारे पास समीकरण। देखो Fe ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की, आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग निकल। कौन सी अभिक्रिया है, जो हमने अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे ना, उनमें से कौन सी अभिक्रिया बेटे, विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल ये विस्थापन अभिक्रिया है ना। इसको हम विस्थापन, देखो एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। और रंग कैसा हो जाएगा, अब देखो क्योंकि आयरन सल्फेट हुआ ना, पहले इसका नीला रंग था और अब कैसे हो गया, क्योंकि आयरन सल्फेट हुआ तो आयरन सल्फेट कैसे हो जाता है, हल्का हरा होता है, हल्का हरे रंग का विलयन हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा विलयन। ठीक है ना। विलयन क्या हो जाएगा, हल्का हरे रंग का हो जाएगा। ठीक, ये कारण इसलिए हुआ क्योंकि उसने आयरन सल्फेट बना दिया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते थोड़े सा और। देखो ये कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में अपचित और, सॉरी उपचित और अपचयित पदार्थों को पहचानना है। इनमें कौन सा अपचयित हो रहा है, कौन सा उपचयित हो रहा है, उन पदार्थों को पहचानना आप लोगों ने। पहचान पाओगे, दो प्रकार से पहचाना है इसमें। जैसे सोडियम है ना, देखो यहाँ Na लिखा हुआ हमने, फिर लिखा हुआ O2, फिर बनाया Na2O बनाया। तो उपचयित कौन होता है, जिसका उपचयन हो रहा होगा, जिसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन क्या होता है, उपचयन की परिभाषा बताओ। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। हम्म, तो किस में हो रही है ऑक्सीजन की वृद्धि, Na। Na में। पहले Na के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, या Na के पास क्या हो गया, एक ऑक्सीजन आ गया, ये तो हुआ। देखो ऐसे तो लिख रहे हैं हम, Na लिखा, फिर O2 लिखा, ठीक है ना, और ये क्या बनाया इसने, Na2O बना दिया। देखो यहाँ Na के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ Na के पास एक ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया उपचयित। अपचयित कौन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। तो कमी किस में हो रही, यदि इसका उपचयन हो रहा है बेटा, तो ये अपचयित हो जाएगा। ये क्या होगा, दूसरा वाला अपचयित हो गया। ये सिंपल चीज है ना। एक का उपचयन पकड़ लिया आप लोगों ने, तो दूसरा अपचयन हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं बताया रखा। चलो इसमें देखो, इसमें देखो यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, अब तो आ जाएगा। Cu का अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन। हाँ देखो, अपचयन का मतलब होता है जिसमें, बोलो बेटा, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। हाँ उसको बोलते हैं अपचयन। देखो हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, देखो यहाँ एक ऑक्सीजन था, अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, कॉपर के पास। तो Cu का क्या हुआ, CuO का ये हुआ अपचयन, इसका अपचयन हुआ, है ना। इसका मतलब ये हुआ अपचयित, Cu, है ना। और दूसरा देखेंगे, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की क्या होता है बेटा उसमें, वृद्धि। वृद्धि। देखो यहाँ
है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो यहाँ से ये देखो, ये हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था यहाँ पे, और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया। तो ये हो गया उपचयित, उपचयित, है ना, और इसका उपचयन भी हो गया। ठीक है ना, तो ये बहुत बढ़िया हो गया, आप लोग जान गए। देखो यहाँ पर ये हमने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2O बना दे रहा है, इसका मतलब चयन हो रहा है ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाता है, इसने थोड़ा गलत कर रखा क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है बेटा, उपचयन नहीं होता है। नहीं, ये तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक ठीक, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ करके H2O बना रहा है। देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है और इसका उपचयन होगा। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास, देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को, जिसमें दोनों एक साथ होता है। रिडॉक्स अभिक्रिया। हाँ, हाँ, अपचयन उपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया, है ना। इसमें देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पे, है ना, और उसमें कुछ कथन दे रखे हैं, पीबीओ प्लस सी इज इक्वल टू पीबीओ, ये चार कथन दे रखे हैं। इनमें कौन सा असत्य है, सत्य नहीं पूछा हुआ, असत्य पूछा हुआ, कौन गलत है। तो देखो बेटा, यहाँ सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। पहले देखो सीसा तो ये है हमारे पास लेड, है ना, ये लेड ऑक्साइड है। सीसा तो ये हुआ, है ना, पीबी, तो ये अपचयित हो रहा है क्या, अपचयित, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। कमी हो रही है। तो ये सीसा नहीं हो रहा है, ये लेड ऑक्साइड हो रहा है। यदि देखेंगे ना तो सीसा तो ये है, सीसा तो ये वाला है बेटा, लेकिन वो कह रहा है शीशे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन लेड ऑक्साइड में हो रही है। किसमें हो रही, लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका तो अपचयन हो रहा सकता है, लेकिन शीशे का थोड़ी हो रहा है, शीशे का कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक शीशा लिखा, यदि इसने लिखा होता लेड ऑक्साइड होता है, अपचयित हो रहा है, तो तब तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गलत हो रहा है, एक तो असत्य ये है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, वो उपचयित हो रहा है। ये उपचयित हो रहा है। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। देखो ये हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, देखो कार्बन, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है ना। देखो ना, कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयन तो हो रहा है इसका, ऑक्सीजन का जुड़ना। यस, हाँ, तो यस सर। ये सही हो रहा है ना। उसके बाद लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित माने ऑक्सीजन निकल रहा है। तो देखो लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड है, ये लेड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ सही हो रहा है। तो ये दो सही हो रहे हैं और ये दो गलत हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर दो कथन कौन से गलत हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला, है ना। इस पे चार ऑप्शन होंगे बेटा, देखो तो हमारे पास कौन सा गलत हुआ, ए और बी, ए और बी गलत हुए, है ना। ये वाला ऑप्शन हमारे पास होगा। इसमें भले तो इसने लिखा हुआ है, लेकिन इसके पूरे, इसमें देखो ये वाला ऑप्शन पूरा गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सी भी है ना, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता है, सी भी है इसमें, इसमें सी बी भी, सी भी है, तो इसलिए पूरी तरह गलत नहीं होगा। गलत क्या होगा, ए बी वाला, है ना, इसमें दोनों गलत, इसमें तो सी वाला सही है ना, इसलिए पूरा और बाकी सही। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, है ना। देखो अब नेक्स्ट है, इसमें देखो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसका प्रकार बताना, कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की। यहाँ चार प्रकार की चीजें दे रखा है, कौन से प्रकार की, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन हो गई, कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्यों होगी बेटा,
द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ लग रहा है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये एल्युमिनियम कौन से आयन दे रहा है उसको? कुछ आयन दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। इसके पास आयन है ही नहीं, ये कहां से देगा बेचारा। ये क्या कर रहा है, एल्युमिनियम यहां से जा रहा है और इसको हटा दे रहा है। कौन सी अभिक्रिया होगी? एल्युमिनियम यहां से जा रहा है और इसको Fe को हटा दे रहा है। ऐसा कौन करता है? एक यौगिक दूसरे यौगिक को, नहीं, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। देखो, एल्युमिनियम गया यहाँ से। विस्थापन। हाँ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है ना। इसमें याद रखना बेटा, इसके पास आयन भी तो होने चाहिए, तभी तो आयनों का आदान प्रदान होगा, है ना। संयोजन अभिक्रिया में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, है ना। और ये है विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। और ये विस्थापन है, केवल कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, केवल विस्थापन अभिक्रिया। चलो ये देखते हैं, इसको बताओ आप लोग। लोहे लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। ये चार आंसर दे रखे हैं। हमने क्या करना है, लोहे का चूर्ण लेना है और उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जानते हैं आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? ठीक है ना। उस पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, सही निशान लगाना। लोहे का सूत्र क्या होता है बेटा? देखो यहाँ रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग। लोहे का जो चूर्ण होता है, लोहे का प्रतीक क्या होता है? एफी। Fe। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इस पर हमने क्या करना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, सूत्र बताना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। HCl। वेरी गुड। देखो HCl लिखा, है ना। तनु यहाँ पर लिख सकते हैं, तनु माने डाइल्यूट, है ना। जिसको तनु किया जाता है, तनु यहाँ डाइल्यूट कर दिया। तनु बताएंगे इस तनु के बारे में एक दिन, है ना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, फिर क्या बना, क्या बन सकता है? ये बनेगा आयरन क्लोराइड, FeCl2 और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे हम बताएंगे बेटे, जब अम्ल क्षार बता रहे होंगे तो इन चीजों को बताएंगे। देखो, कोई भी धातु पर जब हम अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, कोई भी धातु पर। तो ये हमारे पास परफेक्टली चीज है, कोई भी धातु होगी उस पर हम अम्ल की अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, आप चार ऑप्शन दे रखे हैं। हाइड्रोजन गैस, देखो इसमें कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। देखो हाइड्रोजन गैस बना, आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है, ये दोनों बन रहे हैं, ये तो सही हो गया। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ये गलत हो जाएगा। देखो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत हो जाएगा। देखो आयरन लवण और जल बनता है, ये भी नहीं, आयरन लवण और जल बनता है, ये नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारा पहला ऑप्शन सही है ना। देखो ये इस प्रकार से FeCl2 प्लस H2। देखो बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और ये, ये बेटा थोड़ा माइक बंद कर दो, किसी बच्चे का खुला है, माइक ऑफ कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? क्या है बेटा संतुलित रासायनिक? अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। वेरी गुड। देखो अभिकारक का द्रव्यमान क्या होता है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना तो आप लोगों ने कर लिया, ये तो है संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन आगे पूछ रहा है, देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्या जरूरत है हमें इसको संतुलित करने की, है ना। तो देखो ये तो हमने किसका लिख लिया, जहां पर क्या होगा, रासायनिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का द्रव्यमान कुल अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना? ये हमने संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिख ली। अब देखो ये क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। ठीक है ना, इसका कारण ये है बेटा, जो हमने एक नियम पढ़ा था,
और वो नियम क्या था? वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम था? ठीक है ना? यहाँ पर है, देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो उसका कारण है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। ठीक है ना? इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। इसको सिद्ध करने के लिए, है ना, अर्थात कह सकते हैं इस अभिक्रिया में क्या होगा? इसका अर्थ हुआ कि अभिक्रिया से पहले अभिकारक और अभिक्रिया के बाद उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? समान रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना? इसलिए जरूरी है कि जब हम संतुलित, यानी कि जो क्या होगा, जो बना है यहाँ पर पदार्थ, जो अभिकारक है और ये उत्पाद है, इनका द्रव्यमान समान रहना चाहिए। ये सिद्ध करने के लिए हमें इसको संतुलित करना पड़ता है, इनका समान असमान ना हो जाए। ठीक है ना? तो इसलिए जरूरी है। अच्छा, ये कह रहे बेटे, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहले रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है इसको। ये कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन क्या होता है बेटा? N2। N2। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन बताओ जल्दी से। H2, है ना? और मिलकर के अमोनिया बना देता है। अमोनिया तो मैं विनीता ने बहुत अच्छी तरह उसको इनहेल किया था एक बार। क्या होता है बेटा इसका सूत्र? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। याद रखना, ये है अमोनिया, जिसे तुमने एक बार सूंघा था, है ना? ये है अमोनिया। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देता है? अमोनिया बना देता है। ठीक है ना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देता है? अमोनिया बना देता है। तो ये कह रहा है कि देखो, नाइट्रोजन लिखा, हाइड्रोजन गैस लिखा, तो संयोग करके अमोनिया बना दे, तो हमने इस रिएक्शन लिखी। लेकिन फिर इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे होगा? देखो, इसमें हमें 3 इसमें 2NH3, तो तब जा करके, नहीं सॉरी, ये N2 करना है, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 हो जाए। इसमें 2 लगाने की जरूरत नहीं। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये हमने रासायनिक समीकरण को लिख लिया। इस प्रकार से इसके रासायनिक समीकरण को इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है ना? दूसरा है, देखो, अब ये भी कह रहा है, देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और उसको वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एक तो जल बनेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके रिएक्शन लिख दी। देखो, हाइड्रोजन क्या होता है? H। ठीक है, धीरे धीरे याद होगा आप लोगों को, अभी बहुत सारी चीजें हैं। हाइड्रोजन H हो गया। सल्फाइड होता है बेटा S, लेकिन सल्फाइड दो होता है तो H2S होगा इसका, है ना? वायु, देखो, गैस का वायु, वायु क्या होता है? ऑक्सीजन हो गया। वायु में दहन करने पर क्या बनाएगा? ये बनाएगा सल्फर, जल बनाएगा। जल तो आप लोग जानते हैं H2O आ गया। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन को हमें ये लिख सकते हैं, देखो, उसको फिर संतुलित करना है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे, है ना? सॉल्व किया, ये तो सॉल्व हो चुके हैं हमारे। ठीक है ना? एक और है बेटा, देखो, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है ना? देखो, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया करवानी, एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की, और बनेगा क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा। ये रिएक्शन तो आप लोगों ने लिखी है। क्या होता है बेटा एल्युमिनियम सल्फेट? Al2SO4। की होल थ्राइस, है ना? और बेरियम क्लोराइड का BaCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 BaSO4, है ना? तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, हमने क्या किया, पहले इस खाका बनाया, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर बेरियम सल्फेट।
तो अब हमने इस प्रकार से देखो बेरियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई, Cl3 और BSO4 ये बना, है ना? इस प्रकार से बन सकता है, इस टाइप से बन जाएगा। ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा मैं ना, ताकि मैं इसको अपलोड करूंगा तो किसी को कहीं कोई जरूरत पड़ेगी तो वो देख करके वहां से नोट कर सकता है ना? और इनको याद भी करना है पूरा। अब देखो ये वाला दूसरा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है कि पोटेशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम धातु है, के होता है ना? उसको जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो ये पोटेशियम धातु है ना हमारे पास, पोटेशियम धातु को हमने क्या किया, जल के साथ अभिक्रिया करवाई। देखो पोटेशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया, देखो पोटेशियम धातु है, जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? ये सारी रिएक्शन है आप लोग, अब आप एक काम करोगे, ये सारी जो आगे वाली रिएक्शन है ना, इनको संतुलित और लिखोगे भी, सारी है ना? सारी रिएक्शन है, जैसे ये वाले दे रखा, तो ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जितने क्वेश्चन है। कल कॉपी में, परसों आप लोग कॉपी में लिख के लाओगे सारे, है ना? कॉपर सल्फेट है, उसके बाद ये वाला, ठीक है ना? ये मैं वैसे हल्का हल्का दिखा दे रहा हूँ आपको, बेरियम, बेरियम ब्रोमाइड, ताकि आप लोग एक बार करो तो उनको, है ना? ये जिंक सल्फेट के साथ, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना? ये दे रखा है उष्मा शोषी। देखो श्वसन को उष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, है ना? इसको थोड़ा गड़बड़ हो रखा बेटा अभी यहाँ, इसको उतारना मत ऐसे ही, ये टेक्स्ट टेक्स्ट आ रखा है इसमें, है ना? ये वाले लाइन गड़बड़ हो रखी है, इसको सही करना भूल गया मैं। ये वाला लाइन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो C6H12O6 है इसकी जगह पर, ये है ना? इस प्रकार से, इस टाइप से आ जाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई उष्मा श्वसन। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, है ना? वियोजन अभिक्रिया में एक एक समीकरण लिखिए और जिसमें ऊष्मा प्रकाश दोनों देता है ना? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं करके हम सॉल्व, है ना? तो 2-3 क्वेश्चन इसमें रह गए, उनको हम सॉल्व कर देंगे आप लोगों को, ठीक है?